बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हिंडून रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। ओके, एरिया ऑफ व्यू के बारे में बात कर लेंगे बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में बोल देता हूं क्या बात हमारे बीच में हुई थी, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ ये बोला कि लेक्चर नोट्स 1 आपको भेजा जा चुका है। आपको मैंने कहा होगा कि आप एक प्रॉपर कॉपी में लेक्चर नोट्स लिखें। जब मैं आपको एक कंप्लीट टॉपिक जैसे कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर भेज दूंगा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर का नोट्स जैसे ही आपको भेज दूंगा मैं, तो आप उसे लिखने के बाद उसके फर्स्ट पेज की और लास्ट पेज की फोटो खींच के मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देंगे विथ योर नेम। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि आप लोग एक प्रॉपर नोट्स क्रिएट कर रहे हैं। टारगेट और फाउंडेशन में, फाउंडेशन का बैच और टारगेट के बैच में मैंने अभी यही प्रोसेस किया था और उन्होंने यूनिट डायमेंशन एरर और वेक्टर बहुत ही अच्छा सीखा। यूनिट डायमेंशन एरर के प्रॉपर नोट्स तैयार किए, प्रॉपर वर्कशीट 1 to 5 सॉल्व की और फाइनल वर्कशीट भी सॉल्व की। ऐसे ही वेक्टर में किया। तो आपको भी मैं वही कह रहा हूं कि हमें वही प्रोसेस रखना है अपना, कि जैसे ही मैं आपको रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर कंप्लीट भेज दूं और वर्कशीट 1 भेज दूं, तो आप नोट्स बना के फर्स्ट पेज और लास्ट पेज की कॉपी फोटो खींच करके आप मेरे पास भेज दें पर्सनल व्हाट्सएप पे विथ योर नेम, ठीक है। और वर्कशीट आप एक रफ कॉपी में सॉल्व करें, उस फेयर कॉपी में सॉल्व नहीं करें। जैसे ही रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर कंप्लीट होगा, ठीक है, वैसे ही हम लोग बाद में क्या करेंगे, उसका एक वर्कशीट करेंगे। एक वर्कशीट भेजूंगा मैं आज के लेक्चर के बाद, तो वो वर्कशीट आप अपने रफ कॉपी में सॉल्व कर ले, ठीक है। ये प्रोसेस हमें रखना है सीखने का, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दें। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी बीच में हो गई थी बात, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर आज के लेक्चर में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा या नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। और रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर का आपका पहला वर्कशीट आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज लेक्चर नोट्स 2 और वर्कशीट 1 आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। करना कैसे है ये मैंने बता दिया आपको। चलें, ध्यान देंगे जरा आप एक बार। मैं कह रहा हूं डेविएशन फ्रॉम प्लेन मिरर, मैं कह रहा हूं डेविएशन फ्रॉम प्लेन मिरर, डेविएशन फ्रॉम प्लेन मिरर। पहला पॉइंट हमारा क्या था, इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था वो था इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर, और अब मैं बात कर रहा हूं डेविएशन फ्रॉम प्लेन मिरर, ठीक है, ओके। बात समझें। लेट सपोज कि ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर पर ये एक इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो है ये नॉर्मल है, ये है नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यदि ये प्लेन मिरर नहीं होता, यदि ये प्लेन मिरर नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे अपना स्ट्रेट निकल जाता। यदि ये प्लेन मिरर बीच में नहीं आता तो ये इंसिडेंट रे सीधा जाता, और प्लेन मिरर ने इस इंसिडेंट रे को, इसकी डायरेक्शन को डेविएट कर दिया है और इसको यहां जाने के बजाय इधर से वापस भेज रहा है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, ठीक है। यदि ये प्लेन मिरर नहीं होता तो डायरेक्शन ये बनी रहती, लेकिन प्लेन मिरर ने क्या किया, इस रे को डेविएट कर दिया है, इधर डेविएट कर दिया है, तभी तो ये रे इधर मुड़ गई है। जाना इधर था, मुड़ इधर गई है, तो इसको कहते हैं डेविएशन। और कितने से डेविएट हो गई है, मैं इस एंगल को यदि आई कहता हूं और इस एंगल को भी यदि मैं आई कहता हूं, तो ये वाला जो एंगल है
ये एंगल ऑफ डेविएशन है और ये हो जाएगा 180 माइनस 2i। जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कितना हो जाएगा 180 माइनस 2i। ठीक है, यस बेटा अर्षिता समझा देंगे एक बार। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपके डाउट को मैंने देख लिया है, एरिया ऑफ व्यू या चूहे वाली प्रॉब्लम को अभी समझा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ी देर बाद लास्ट में समझा दूंगा। ठीक है, आपने अपना डाउट लिख दिया, मैं उसको एड्रेस कर दूंगा, ध्यान देंगे जरा। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है बेटा और रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई। मतलब यदि ये मिरर नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे सीधा चला जाता। ठीक है, और इस मिरर ने जाना था इस रे को इधर और मोड़ दिया है इधर, डेविएट कर दिया है। कितने से डेविएट कर दिया? ये टोटल पूरा होता 180 और ये 2i इसमें माइनस हो जाएगा। तो प्लेन मिरर डेविएट कर देता है 180 माइनस 2i से, और किधर डेविएट कर देता है बेटा? दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डेविएट कर देता है। तो एक प्लेन मिरर किसी इंसिडेंट रे को कितने से डेविएट कर देता है? 180 माइनस, कैमरा जूम कीजिए प्लीज, मतलब थोड़ा बढ़ाई रखिए। ओके, तो हमने क्या कहा है वो बात आप समझें। इस समय थोड़ा बढ़ाई करके रखिएगा इधर। ठीक है, ये बात आप समझ गए कि प्लेन मिरर जो है 180 माइनस 2i एंगल से डेविएट कर देता है। अब मैं तीसरी बात पर जा रहा हूं बेटा, इस बात में क्लियर है? मैं थर्ड बात पर जा रहा हूं एक बार, थर्ड पॉइंट ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, थर्ड पॉइंट ऑफ प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं मैं एक बार, इफेक्ट ऑन रिफ्लेक्टेड रे। थर्ड पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं एक बार, इफेक्ट ऑन रिफ्लेक्टेड रे। मैं बात कर रहा हूं इफेक्ट ऑन रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे पर क्या इफेक्ट पड़ता है हम इसकी बात करेंगे, इफेक्ट ऑन रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो मेरी बात जरा ध्यान देंगे एक बार। ये देखो एक प्लेन मिरर है, ये है एक प्लेन मिरर, और ये इफेक्ट कब चेक कर रहा हूं मैं? इसमें 2 पॉइंट लेके चेक कर रहा हूं। व्हेन इंसिडेंट रे is rotated by angle theta, is rotated by angle theta। जब इंसिडेंट रे को एंगल थीटा से रोटेट करें तो रिफ्लेक्टेड रे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, तो ये मैंने एक प्लेन मिरर लिया, ये हमारा रहा इंसिडेंट रे, ये रहा हमारे पास इंसिडेंट रे, ये रहा नॉर्मल। ठीक है, ये रहा नॉर्मल और ये रहा रिफ्लेक्टेड रे। ये रहा इंसिडेंट रे और ये रहेगा, बोलो क्या? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये सेम एंगल कर देता हूं मैं थोड़ा सा, मैं इसको बना देता हूं ये रिफ्लेक्टेड रे। एंगल सेम रहेगा, जो ये एंगल है, ये है इंसिडेंट रे आई, ये है रिफ्लेक्टेड रे। ओके, कहता है इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से रोटेट करते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से रोटेट करते हैं। बात समझो, मैंने इस इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, तो आपको पता है कि जब इंसिडेंट रे थीटा एंगल से रोटेट इधर होगा तो रिफ्लेक्टेड रे उल्टा रोटेट होगा। ठीक है, तो इस बात को जरा हम समझते हैं। मिरर वही है, इसलिए नॉर्मल तो परपेंडिकुलर टू द मिरर होता है, तो नॉर्मल तो वहीं पे रहेगा। ठीक है, और आई जो है वो यहां पे आ गया, आई जो है यहां पे आ गया ये। ठीक है, ये आप बात समझें, आई यहां पे आ गया, आई थीटा से रोटेट हो गया, तो अब नया इंसिडेंट रे आई डैश ये हो गया, तो अब ये एंगल बढ़ गया टोटल, तो अब ये नया रिफ्लेक्टेड रे भी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा नया रिफ्लेक्टेड रे आर डैश। मैं क्या कह रहा हूं, इंसिडेंट रे जब थीटा से इधर रोटेट हुआ तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो थीटा से इधर रोटेट हो जाता है। रिफ्लेक्टेड रे जो है वो थीटा से इस साइड में रोटेट हो जाता है। क्लियर है बात? इस बात को जरा आप समझना बेटा कैसे हुआ। मैं कह रहा हूं कि पहले ये वाला एंगल आई था और ये वाला एंगल आई था। ठीक है, दिस एंगल इज आई, दिस एंगल इज आई, ये वाला एंगल आई है, ये वाला एंगल आई है। अब ये यहां से यहां तक जो टोटल एंगल हो गया, अब जो नॉर्मल के साथ ये टोटल एंगल हो गया बेटा, ये हो गया आई प्लस थीटा। ये एंगल कितना हो गया? आई प्लस थीटा। ये कैसे हो गया?
ये वाला आई और थीटा से इधर ही आया है, इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, तो नॉर्मल के साथ अब ये एंगल कितना हो गया आई प्लस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा इधर की तरफ बोलो आई प्लस थीटा, तो आई पर तो ये था, तो ये कितने से रोटेट हुआ थीटा से। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं यहां पे इसका मतलब मैं कह सकता हूं इफ इंसिडेंट रे is rotated by angle theta, then reflected ray also rotated by angle theta, but in opposite sense, लेकिन अपोजिट सेंस में ये मूव कर जाता है। ठीक है रंजन, रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार, जरा आप फिर समझ लें बेटा, एक बार और समझ लें आप बातों को। ठीक है मैं क्या कह रहा हूं जरा बात समझना। पहले ये मिरर था और ये मिरर पर बेटा ये नॉर्मल है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। पहले ये वाला एंगल आई है, ये वाला एंगल आई है। इंसिडेंट रे को हमने थीटा एंगल से इधर रोटेट कर दिया, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल हो गया बेटा नया, वो क्या हो गया आई प्लस थीटा। तो जब इंसिडेंस एंगल आई प्लस थीटा हो गया तो नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रे बाहर निकलेगा, तो ये वाला आई प्लस थीटा, तो ये वाला आई प्लस थीटा। पहले रिफ्लेक्टेड रे आई एंगल पर था नॉर्मल से, और अब नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे आई प्लस थीटा पे है। तो जब हमने इंसिडेंट रे को थीटा से इधर मूव कराया है, तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा से उधर मूव हुआ है, अपोजिट सेंस में मूव हुआ है। बात आप समझ रहे हैं। यदि इंसिडेंट रे को इधर हमने रोटेट कराया है, इस सेंस में हमने रोटेट कराया है इंसिडेंट को, तो ये वाला इधर की तरफ रोटेट हुआ है विथ एन एंगल थीटा। तो इफ इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे आल्सो रोटेटेड बाय थीटा बट इन अपोजिट सेंस, लेकिन जो सेंस है वो अपोजिट है। ठीक है नेक्स्ट, इसी का बी पॉइंट में बता रहा हूं, इसी का बी पॉइंट, व्हेन मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इफेक्ट ऑन रिफ्लेक्टेड रे की बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑन रिफ्लेक्टेड रे, और उसमें ए पॉइंट क्या है, व्हेन इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे इज आल्सो रोटेटेड बाय थीटा बट इन अपोजिट सेंस। अब इसी पे मैं बी पॉइंट पर बात कर रहा हूं, बी पॉइंट, इसी के बी पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है जरा बी पॉइंट पर बात करेंगे बेटा, व्हेन मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, व्हेन मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा रिफ्लेक्टेड रे पर। मैं कह रहा हूं व्हेन मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, देन व्हाट इज इफेक्ट ऑन रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मेरी बात आप समझना जरा, ये देखो मैंने मिरर लिया है, हम इसे थोड़ा और लार्ज ही रखते हैं। यहां पे हमने देखो, ये देखो मिरर लिया है, ठीक है, ये हमने एक मिरर ले लिया, ठीक, ये हमने लिया है इंसिडेंट रे, ये हमने लिया इंसिडेंट रे, ये हमने यहां पे लिया नॉर्मल, ये हमने लिया नॉर्मल, और ये जिस एंगल पर आया उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे को मैंने आई लिखा, रिफ्लेक्टेड रे को मैंने आर लिखा, इस एंगल को मैंने आई कहा और इस एंगल को भी हमने आई कहा। तो यहां तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब कह रहा है कि मिरर को आप थीटा एंगल से रोटेट करा दीजिए। ये तो हुआ, ये इंसिडेंट आया, ये रोटेटेड, कहता है रोटेटेड पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि मिरर को कोई थीटा एंगल से रोटेट कर दे। इससे पहला क्वेश्चन ये था कि रोटेटेड रिफ्लेक्टेड रे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि कोई इंसिडेंट को इधर घुमा दे। अब वही क्वेश्चन है कि मिरर को यदि कोई घुमा दे तो रिफ्लेक्टेड रे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो मेरी बात समझना अब एक बार, मैं क्या कह रहा हूं, देखो मैंने ये क्या किया, ये मिरर को थोड़े से एंगल से, ये मिरर को
हमने ये मिरर जो है बेटा, ये मिरर हमने थीटा एंगल से रोटेट करवा दिया। ये रहा अब नया मिरर, और ये मिरर हमने थीटा एंगल से रोटेट करवा दिया। ये मिरर हमने इस तरफ थीटा एंगल से रोटेट करा दिया। तो मिरर के रोटेट करते ही सबसे पहला इफेक्ट नॉर्मल पर पड़ेगा। मिरर के रोटेट करते ही सबसे पहला इफेक्ट नॉर्मल पर पड़ेगा, और ये नॉर्मल हो जाएगा यहां पे, ये नॉर्मल हो जाएगा यहां, ये नया नॉर्मल हो जाएगा एन डैश। क्यों? सबसे पहला इफेक्ट कहां पड़ेगा? नॉर्मल पर पड़ेगा। ये वाला एंगल आई है पूरा, ये वाला दिख रहा था, ठीक है, ये एंगल आई था यहां से यहां तक। जैसे ही मिरर को हमने रोटेट कराया तो उस पर पड़ने वाला नॉर्मल भी क्या हो जाएगा? रोटेट हो जाएगा। कितने से ये नॉर्मल रोटेट हो जाएगा बेटा? ये नॉर्मल भी थीटा से रोटेट हो जाएगा। जब मैंने मिरर को थीटा से घुमाया तो भिड़ते ही कौन रोटेट होगा? भैया आप बात को समझ रहे हैं कि पहले मिरर ये था, पहले मिरर ये था, पहले मिरर ये था तो नॉर्मल ये था, और अब जब मिरर ये है, अब जब मिरर ये है तो सबसे पहला प्रभाव नॉर्मल पर पड़ेगा। तो नॉर्मल भी थीटा से रोटेट होगी। जैसे ही हमने मिरर को थीटा से घुमाया, नॉर्मल जो है वो थीटा से रोटेट हो जाएगी। ठीक, तो अब देखो, अब इंसिडेंट का नए नॉर्मल के साथ कितना एंगल हो जाएगा? आई प्लस थीटा। तो इसके साथ नया जो है वो नया ये रिफ्लेक्टेड रे ये हो जाएगा, ये न्यू रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, और ये वाला भी क्या होगा? नॉर्मल से आई प्लस थीटा। मेरी बात समझे, इंसिडेंट रे तो बदला नहीं, इस बार मिरर को रोटेट कराया है, इंसिडेंट को रोटेट नहीं कराया है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इंसिडेंट को रोटेट नहीं कराया है, मिरर को जैसे रोटेट कराया नॉर्मल रोटेट कर गया थीटा से। ठीक, तो अब नॉर्मल के साथ इंसिडेंट का एंगल आई प्लस थीटा, तो जिस एंगल पर इंसिडेंस है उसी एंगल पर निकलेगा, तो नया जो आर डैश होगा वो यहां निकलेगा। ठीक, इसमें कौन नहीं बदला है वो देखो, इस पूरे प्रोसेस में नॉर्मल एन की जगह एन डैश हो गया, रिफ्लेक्टेड रे आर की जगह आर डैश हो गया। तो हम रेफरेंस बनाएंगे इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे को, क्योंकि ये नहीं बदला, ये जहां पहले था वही है। अच्छा, इंसिडेंट रे से पहले रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल पर था? इंसिडेंट से पहले रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल पर था? आई और आई, 2i पे। और इंसिडेंट से नया रिफ्लेक्टेड कितने एंगल पर है? आई प्लस थीटा, आई प्लस थीटा, 2i प्लस 2 थीटा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, मेरी बात ऐसे समझना इस चीज को, मैं कह रहा हूं इंसिडेंट से पहले जो था ये 2i पर था। ठीक, इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड पहले आई और आई 2i पे था, और अब जो इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड है वो है 2i प्लस 2 थीटा, आई प्लस थीटा, आई प्लस थीटा। तो रिफ्लेक्टेड कितने से मूव कर गया है? ये वाला जो रिफ्लेक्टेड मूव कर गया है वो कितने से मूव कर गया है? 2 थीटा से मूव कर गया है। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या आई है कि इफ मिरर इज रोटेटेड बाय, if mirror is rotated by angle theta, if mirror is rotated by angle theta, then reflected ray also rotated by, also rotated by 2 theta, but in same sense, लेकिन जो सेंस है वो सेम होगा। मेरी बात समझना एक बार, जब मिरर को इधर की तरफ थीटा से रोटेट करते हैं, जब मिरर को इधर की तरफ थीटा से रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे इधर रोटेट होता है 2 थीटा में, सेम सेंस में रोटेट होता है। ठीक है, सेम सेंस में रोटेट होता है। तो मैं एक बार आपको दोबारा समझा देता हूं कि इफेक्ट ऑन रिफ्लेक्टेड रे क्या है, क्या इफेक्ट पड़ता है रिफ्लेक्टेड रे पर। बात समझें, जब मिरर को रोटेट किया जाता है बाय एंगल थीटा, तो दो चीजें हमने पढ़ी इफेक्ट ऑन रिफ्लेक्टेड रे में। मेरी बात समझना, पहली चीज हमने पढ़ी कि जब इंसिडेंट रे को हमने जब थीटा से घुमाया था तो रिफ्लेक्टेड रे
सेम सेंस में थीटा से घूम जाता है। और जब हमने देखो क्या अपोजिट सेंस में घूम जाता है। अब देखो जब मिरर को थीटा से रोटेट किया तो क्या होगा, जरा बात समझना। पहले इंसिडेंट ये था, रिफ्लेक्टेड ये था, ये आई, ठीक। इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड 2i के एंगल पे था। जब मिरर को थीटा से रोटेट किया तो नॉर्मल थीटा से रोटेट कर गया। तो अब नए नॉर्मल के साथ इंसिडेंट का एंगल हो गया i प्लस थीटा। तो जितना एंगल इधर उतना एंगल रिफ्लेक्टेड का, तो नया रिफ्लेक्टेड यहां होगा। तो पहले इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड जो था वो 2i के एंगल पर था, और अब जो इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड है वो i प्लस थीटा और i प्लस थीटा 2i प्लस 2 थीटा पे है। तो रिफ्लेक्टेड कितने से रोटेट कर गया है, 2 थीटा से, वो भी किस में, सेम सेंस में। ये इधर तो ये भी इधर, सेम सेंस में रोटेट कर गया है। तो ये मैंने पॉइंट नंबर 3 आपको समझाया है, और इस पर आपको एक क्वेश्चन करता हूं तो आप करके बताएंगे। एक रफ कॉपी रखा करें आप, यदि कोई क्वेश्चन है तो आप उसको सॉल्व करके आंसर दें मुझे। ध्यान देंगे जरा। ध्यान देंगे, मैं एक एग्जांपल कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं फाइंड द इफेक्ट ऑन रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यह है बेटा इंसिडेंट रे और यह है मिरर। कहता है कि इंसिडेंट रे को 10 डिग्री से इधर रोटेट कर दिया गया और मिरर को 5 डिग्री से इधर रोटेट कर दिया गया। तो बताओ कि रिफ्लेक्टेड रे पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन क्या है, बात आप समझ गए। फाइंड द इफेक्ट ऑन रिफ्लेक्टेड रे। ये एक मिरर है, मिरर को 5 डिग्री से इधर घुमा दिया क्लॉकवाइज, और इंसिडेंट रे को 10 डिग्री से घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज। इंसिडेंट रे को 10 डिग्री से घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कितना घूम जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। आप मुझे आंसर दें इसका कि आंसर क्या होगा। आप बात समझेंगे, आप मेरी बात समझें क्या हो जाएगा। पहले रिफ्लेक्टेड रे यहां होगा, ये बात तो दिख ही रही है। अच्छा देखो बेटा, ये 10 तो अपोजिट सेंस में 10, इस 10 का 10। मेरी बात समझ लेना बेटा, विनय, ठीक है, विसिता, जो भी है, एक बार ध्यान दें। निकिता, पायल, एक बार जरा ध्यान दो बेटा। आप पहले, मैं कह रहा हूं कि इंसिडेंट रे जब 10 डिग्री से इधर घूमेगा तो इंसिडेंट रे, इफ इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड बाय थीटा, बट इज अपोजिट सेंस। अपोजिट सेंस में रोटेट हो जाएगा। तो 10 का 10, और जब ये 5 से रोटेट होता है, व्हेन मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड बाय 2 थीटा, बट इन सेम सेंस। तो इसका भी 10 हो जाएगा बेटा। तो टोटल 20 डिग्री से क्लॉकवाइज घूम जाएगा। टोटल घूम जाएगा 20 डिग्री क्लॉकवाइज। टोटल कितने से घूम जाएगा बेटा, जितने भी नो इफेक्ट हैं वो गलत हो गए। 20 डिग्री से क्लॉकवाइज घूम जाएगा। इस क्वेश्चन को कैसे हमने किया, हमने आप देखा, जब इंसिडेंट रे इधर आया तो व्हेन इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे इज आल्सो रोटेटेड बाय थीटा, बट इन अपोजिट सेंस। तो इस 10 का ये 10, और व्हेन मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड बाय 2 थीटा, बट इन सेम सेंस। तो सेम सेंस क्या हो जाएगा बेटा, 10 डबल 5 का 10, तो 10 और 10 क्या हो जाएगा, 20। समझ रहे हो बात, यस। तो टोटल हो जाएगा बेटा 20 डिग्री। क्लियर है, गुड। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बात आप समझ गए, यस। ध्यान देंगे जरा। अब हम लोग
फोर्थ पॉइंट पर आ गए, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी में पॉइंट नंबर 4 पर आ गए। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 देखिए, ध्यान दें। ओके, बीच में थोड़ी डिस्टरबेंस थे। पॉइंट नंबर 4 पर आ गए बेटा हम लोग। ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज की बात करेंगे हम लोग। नंबर ऑफ इमेज व्हेन टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड एट एंगल थीटा, हम लोग नंबर ऑफ इमेज की बात करेंगे। ये 4 नंबर पॉइंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर की तरफ हम लोग कंटिन्यू है। व्हेन टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड एट थीटा, आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, जब दो प्लेन मिरर थीटा एंगल पर इंक्लाइन हो, जब दो प्लेन मिरर थीटा एंगल पे, जब दो प्लेन मिरर थीटा एंगल पर इंक्लाइन हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेज कैसे होती है? तो सबसे पहले हमें n निकालना होगा और n है 360 बाय थीटा। अब हम 3 बातों पर आ जाते हैं। अब हम 3 बातें कर लेते हैं। यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, बात समझना। When two plane mirror are inclined at angle theta, ठीक है, अब ध्यान दें, when two mirror are inclined at angle theta, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जब दो प्लेन मिरर थीटा एंगल पर इंक्लाइन हो, तो सबसे पहले हम n निकालते हैं और n हो जाता है बेटा कितना, n हो जाता है ये 360 बाय थीटा। ठीक है, अब इफ n इज इवन नंबर, इफ n इज इवन नंबर, यदि n एक इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेज ये होता है n-1। मैं क्या कह रहा हूं, बात समझते रहना, मैं इधर उसका एग्जाम्पल देता रहूंगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं यदि दो प्लेन मिरर थीटा एंगल पे हो तो हम सबसे पहले n निकालते हैं, n है 360 बाय थीटा, और n यदि इवन नंबर आ जाए, n यदि इवन नंबर आ जाए तो नंबर ऑफ इमेज होता है n-1। नंबर ऑफ इमेज कितना होता है, n-1। इसका मतलब समझें, मैं यहां पे एक एग्जांपल लिख देता हूं उसके लिए। मैं कह रहा हूं इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो n क्या हो जाएगा 360 बाय 94, तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा बोलो, n-1, तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब क्या हुआ, यदि दो प्लेन मिरर 90 डिग्री पे हो, यदि दो प्लेन मिरर 90 डिग्री पे हो, यदि दो प्लेन मिरर कहां हो 90 डिग्री पे हो, तो ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, कंडीशन n क्या है, n एक नंबर है बेटा राजेश, n एक कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, पहले आप n निकालो। यदि दो प्लेन मिरर थीटा एंगल पे हैं तो पहले आप n निकालो 360 बाय थीटा। n यदि इवन नंबर हो तो नंबर ऑफ इमेज हो जाता है n-1। जैसे मैंने बताया कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो n हो गया 360 बाय थीटा 4, नंबर ऑफ इमेज हो गया n-1 3। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चाहे कुछ भी हो, मैं कह रहा हूं ऑब्जेक्ट चाहे दोनों मिरर के बीच में हो, चाहे थोड़ा इधर हो, चाहे थोड़ा इधर हो, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने नहीं कहा कि डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने ये बात यहां नहीं लिखी है, डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने ये बात नहीं लिखी है। ठीक है, n नॉट नंबर ऑफ इमेज बेटा, नंबर ऑफ इमेज को ni से मैंने रिप्रेजेंट किया है अभिषेक। n इज नॉट नंबर ऑफ इमेज, n इज एन इंटीजर, n वैल्यू है 360 बाय थीटा को, मैंने 360 बाय थीटा को n मैंने माना है। ठीक है, नंबर ऑफ इमेज ये है ni, नंबर ऑफ इमेज को मैंने ni लिखा है। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूं, यदि थीटा 90 डिग्री है तो नंबर ऑफ इमेज 3 ही होगा, डज नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने अभी कहीं नहीं लिखा कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे ये बात डिपेंड करती है, ये बात मैंने यहां कहीं नहीं लिखी। ठीक है, अब आगे बढ़ो। इफ n इज एन ऑड नंबर, इफ n इज एन ऑड नंबर, यदि n एक ऑड नंबर हो तो दो बातें प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली,
if OBJ is placed symmetrically, यदि ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली प्लेस किया गया हो, और इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट प्लेस्ड सिमेट्रिकली, यदि ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली प्लेस किया गया हो तो नंबर ऑफ इमेज n-1, और सिमेट्रिकली प्लेस नहीं किया गया हो तो नंबर ऑफ इमेज n। तो अब ये ऑड वाला समझें, इवन वाला आपने समझ लिया, अब आप ऑड वाला एग्जांपल समझना। इधर ऑड वाला एग्जांपल दे रहा हूं, बात समझना। जैसे मैं कह रहा हूं इफ थीटा इज इक्वल टू, एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, इफ थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, मैंने थीटा को 120 कह दिया, तो n क्या हो जाएगा बोलो? n हो जाएगा 360 बाय थीटा 3। अब ये डिपेंड करेगा, n यदि ऑड नंबर है तो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली प्लेस किया गया है या ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली प्लेस नहीं किया गया है। ये दो चीज पर डिपेंड करेगा। तो मेरी बात समझना, ये क्या होगा, ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, ये दिस इज द सिचुएशन। मैंने कहा ये 120 डिग्री का एंगल है, और यदि ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली मतलब एंगल डिवीजक पर बिल्कुल बीच में प्लेस कर दिया तो नंबर ऑफ इमेज हो जाएगी n-1 2। और यदि ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली प्लेस नहीं किया, इसका मतलब एंगल डिवीजक ये है, और यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली प्लेस नहीं किया, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया? यहां पे आ गया, तो नंबर ऑफ इमेज होगा बेटा n मतलब 3। तो जब ऑड नंबर हो तो दो कंडीशन बनती हैं, जब ऑड नंबर हो तो दो कंडीशन बनती है, यदि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस हो तो n-1, और ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस नहीं हो तो n, और इवन हो तो कोई ऑब्जेक्ट चाहे सिमेट्रिकली प्लेस हो चाहे नॉन सिमेट्रिकली प्लेस हो, यदि n इवन आ गया तो नंबर ऑफ इमेज n-1। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं बनती। n यदि ऑड आ जाए तो ये सिचुएशन क्रिएट होती है, ठीक है, और इवन आ जाए तो ये, ऑड आ जाए तो ये दोनों बातें मैंने तुम्हें बताई। अब मैं इसको इधर मिटा देता हूं, इन दोनों चीजों को। अब आगे बढ़ता हूं मैं इधर। इफ n इज नॉट एन इंटीजर, if n is not an integer, n इंटीजर नहीं है, तो नंबर ऑफ इमेज होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है वो मैं समझा दूं। 5.9 मान लो n आ गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 5.9 में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 5। मान लो आ गया 4.2, तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 4। आ गया कुछ और, तो हम ऐसे कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब सबसे बड़ा इंटीजर काम में लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बुक्स इसके साथ में ये कहते हैं डिपेंड ऑन पोजीशन। अभी भी ये फॉर्मूला यही बनता है, लेकिन डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सो प्लीज चेक एज गिवन बिलो, एज गिवन लेटर या एज गिवन बिलो। आगे जो मैं पढ़ाऊंगा उस पे एक बार चेक जरूर कर लें, सिचुएशन कैसे बनती है प्लेन मिरर की, वो जब मैं डिटेल स्टडी अभी मैं थोड़ा सा आगे दूंगा। तो ये मैं कह रहा हूं डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें भी एरिया ऑफ व्यू होता है, यहां कहीं से भी दिख सकता है। ये मैं बता रहा हूं आयुष, दो इमेज कहीं भी दिख सकता है, बस जिस एरिया से टकरा करके देखो, वो तो जरूरी है, रिफ्लेक्टेड रेज जितनी दूर फैल रहा हो इमेज हमेशा उतनी दूर में ही दिखता है। ये तो बात तय है बेटा आयुष कि रिफ्लेक्टेड रेज जितनी दूर में फैल सकता हो इमेज उसी एरिया में दिखता है, ठीक है।
अच्छा, तो मैंने क्या कहा, जरा इस बात को एक बार दोबारा देखते हैं हम लोग, ठीक है। नंबर, एक बार मैं चीजों को दोबारा बताता हूं, जरा बात समझना। मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ इमेज व्हेन टू मिरर आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, व्हेन टू मिरर आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, ओके। तो नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए दो प्लेन मिरर यदि थीटा एंगल पर हो और यदि ऑब्जेक्ट उसके बीच में रखा जाए तो कितनी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की, यह बात निकालने के लिए हम सबसे पहले एन निकालते हैं। एन हो गया 360 बाई थीटा, ठीक है। अच्छा, यदि एन इवन नंबर हो तो नंबर ऑफ इमेज एन माइनस 1 ही बनती है, चाहे सिमेट्रिक पोजीशन पे हो चाहे नॉन सिमेट्रिक पोजीशन पे हो, नंबर ऑफ इमेज एन माइनस 1। यदि एन एक ऑड नंबर आ गया और यदि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक रखा हुआ है तो नंबर ऑफ इमेज एन माइनस 1, और यदि ऑब्जेक्ट नॉन सिमेट्रिक रखा हुआ है, मतलब एंगल डिवीजक पर नहीं रखा हुआ है, तो नंबर ऑफ इमेज जो हो गया वो हो गया एन, ठीक है। और यदि एन कोई इंटीजर नहीं आया, ना वो इवन आया ना ऑड आया, तो ऐसे में नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एन। लेकिन कुछ बुक वाले इसे काम में नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि कहीं कहीं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एन का मतलब मैंने बताया 5.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 है, मतलब जो डेसिमल में है उसका सबसे बड़ा इंटीजर जो है वही नंबर ऑफ इमेज होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। लेकिन कुछ बुक वाले ये चीज काम में नहीं लेते हैं, और क्यों नहीं लेते हैं वो भी मैंने बताया, क्योंकि फिर जो इमेज है बेटा वो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर जाती है, और उसके लिए एक बार आपको चेक करना पड़ता है। इंटीजर में जब इंटीजर नहीं आए तो मेरा फॉर्मूला ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ही नहीं करता, चाहे सिमेट्रिक हो चाहे अनसिमेट्रिक, इसमें तय है सिमेट्रिक n माइनस 1 और नॉन सिमेट्रिक n इसमें तय नहीं है। हां, नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला यही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर n। अभी मैं थर्ड वाले का एग्जांपल दूंगा बेटा, जैसे समझो बेटा थर्ड वाले का एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री, दो प्लेन मिरर लगभग 80 डिग्री पर हैं बेटा, ठीक है। दो प्लेन मिरर लगभग 80 डिग्री पे हैं, तो n क्या हो जाएगा बोलो यहां पे 360 बाय थीटा, तो n क्या हो जाएगा 4.5, तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.5, नंबर ऑफ इमेज आएगा 4। लेकिन जब नंबर ऑफ इमेज लगा लो निकाल लो, नंबर जब निकाल लो, यदि नहीं दिया ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं दिया तो नंबर ऑफ इमेज 4 ही है। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट कहां रखा है इसको कुछ बताए तो एक बार चेक करना बनता है कि जो आंसर आया है वो करेक्ट है कि नहीं। तो चेक कैसे होगा वो मैं अभी आगे बताऊंगा, वो वाली चीज मैं अभी थोड़ा सा आगे बताऊंगा, लेकिन यही लिख दिया है कि हर हमेशा नहीं लगेगा, इसीलिए कुछ बुक वाले ये चीज नहीं लिखते हैं। कुछ बुक वाले जैसे बीएन शर्मा चेंगेज के लिए जब लिखता है, सेंगेज के लिए तो नहीं लिखता ये बात, ये कहता है कि आप चेक करें। अल्जेवियर जो है, बड़ी बड़ी किताबों की मैं बात कर रहा हूं, वो कहता है कि ऐसा होता है, तो मैंने दोनों बातें लिख दी हैं। मैंने कहा फॉर्मूला यही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एन, लेकिन प्लीज आप एक बार चेक कर लें। तो बोलोगे सर चेक कैसे करेंगे? इसमें जब ये इंटीजर नहीं आएगा तो उस समय चेक कैसे करेंगे, तो ये मैं बताऊंगा अभी कि इमेज कैसे बनता है, तब चेक करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, पहले इसमें ये जनरलाइज किया है मैंने चीजों को, ओके बेटा आगे बढ़ो। ठीक है, चीजों में थोड़ा सा सर ग्रेटेस्ट इंटीजर में 4 कैसे लिखे वो समझ में नहीं आया, ओके बेटा। एनसीईआरटी में नहीं लिखा है ध्रुव, ये काफी आगे की चीजें हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें तो बहुत आगे की है जो मैंने इसमें पूरा लिख दिया है। ये तो कुछ बुक्स भी कंफ्यूजन रख देते हैं, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी में नहीं है।
असीम ये कैसे हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर, जरा बात समझ लेना बेटा। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई खास चीज नहीं बेटा, 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 है भाई, मतलब 4.9 में सबसे बड़ी इंटीजर क्वांटिटी कौन है, 4 है। 4.5 का या 3.5 या 3.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, 3 है। या 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, 2 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.23 का क्या होगा सर, 0.23 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा बेटा। 0.99 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 0 ही होता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब जो सबसे बड़ा इंटीजर क्वांटिटी है, ओके। आगे बढ़े। अब मैं एक यहां पे एग्जांपल बता रहा हूं पहले। बहुत डिटेल्ड प्लेन मिरर में आपको पढ़ा रहा हूं, इतना पढ़ने के बाद आपको कहीं से किसी बुक से किसी नोट से देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मोर देन सफिशिएंट, और नॉलेज इसमें बढ़ी हुई है भाई। तो आप लेक्चर नोट्स 1 और लेक्चर नोट्स 2 आप प्रॉपर अपनी फेयर कॉपी में लिखें। जब आप पूरा प्लेन मिरर लिख लेंगे, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, तो आप फर्स्ट पेज और लास्ट पेज की फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप पे विथ नेम आप भेज देंगे। क्लियर है बात, मुझे पता चल जाएगा कि आपने नोट्स प्रॉपरली क्लियर किया है। और वर्कशीट 1 जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा प्लेन मिरर का नोट्स, तो आप वर्कशीट 1 सॉल्व करेंगे, जो आप रफली अपना सॉल्व कर लेंगे, वो भी आप मुझे भेज सकते हैं और उसका डाउट भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। यस, अब ध्यान देंगे जरा एक बार। मैं एक एग्जाम्पल कह रहा हूं बेटा, अब एक एग्जाम्पल की तरफ जा रहा हूं। मैं एक बार एग्जाम्पल की तरफ जा रहा हूं, जरा ध्यान देंगे। EX, ठीक है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बोलो, एग्जाम्पल की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ये जरा ध्यान देना, एग्जाम्पल की तरफ क्या है ये। मैं कह रहा हूं टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड एट एन एंगल 90 डिग्री। मैं एक एग्जाम्पल की तरफ बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं दो प्लेन मिरर हैं और ये 90 डिग्री के एंगल पर हैं। ये दो प्लेन मिरर हैं, एक ही बात है बेटा, फर्स्ट डिजिट बोल दो या मैक्सिमम इंटीजर बोल दो, एक ही बात है। ध्यान दो इधर, मैंने कहा टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड एट एंगल 90 डिग्री, ठीक है। दो प्लेन मिरर हैं, ये 90 डिग्री पर प्लेस्ड हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इमेज। ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, ये पता है। एंड लोकस ऑफ इमेज, थीटा बराबर 90 डिग्री। नंबर ऑफ इमेज बतानी है IMG, एंड लोकस ऑफ इमेज बताने हैं, दो प्लेन मिरर 90 डिग्री के एंगल पर हैं, ठीक है। दो प्लेन मिरर 90 डिग्री के एंगल पे हैं, ऑब्जेक्ट बीच में रखा है। मैं इसको कह देता हूं ये M1 मिरर है, ये M2 मिरर है, और ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हुआ है, ये OBJ है। नंबर ऑफ इमेज बतानी है, तो फॉर्मूले से भी हम चले जाएंगे। n बराबर 360 बाई थीटा, मैं यहां फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। n बराबर 360 बाई थीटा, 360 बाई 4 इमेज। 4 इमेज कैसे होगा बेटा, n बराबर 90, तो n बराबर आ गया 4, और यदि n इवन आ जाए तो नंबर ऑफ इमेज क्या होता है बेटा, n-1। नंबर ऑफ इमेज हमेशा 3 होगा। यस, नंबर ऑफ इमेज 3, गुड, नंबर ऑफ इमेज इज 3। तो ये चीज हम लोगों का चला गया, नंबर ऑफ इमेज 3 होगा। लेकिन अब इसमें जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है लोकस ऑफ इमेज क्या होगा। अब इसमें जो पूछ रहा है जरा उसकी बात ध्यान दें। नंबर ऑफ इमेज हो गया, अब अगला पूछ रहा है लोकस ऑफ इमेज बताइए। क्या बताइए, लोकस ऑफ इमेज, मतलब बताइए कि कैसे बनेगा। तो देखो मैं बना रहा हूं, जरा समझना। ये देखो, ये जिस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उसी डिस्टेंस पर ये इमेज बनेगा। देखते रहना, जिस डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट है, मैंने हाथों की हेल्प से इसको नापा और उसी डिस्टेंस पर इमेज है, तो ये रहा IMG। जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का इसका इमेज बन जाएगा बेटा I1, ठीक। इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बन गई यहां। अच्छा, दूसरा देखो,
जिस डिस्टेंस पर यह है, जिस डिस्टेंस पर यह है, तो मैंने हाथ की हेल्प से इसको नापा और जिस डिस्टेंस पर यह है उतनी डिस्टेंस पर मैंने यहां पे बना दिया, मैंने यहां पे बना दिया इमेज 2, इसमें बन जाएगा। अब मेरी बात समझना एक बार, मैं जो इमेज बना रहा हूं ये बात आप समझे, जितनी डिस्टेंस पर है उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनती है। क्लियर है बात? अच्छा, जितनी डिस्टेंस पर ये है उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनती है। क्लियर है ये भी बात? ठीक है, जितनी डिस्टेंस पे है उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनती है, जितनी डिस्टेंस पे। अच्छा, एक बात समझो, मिरर यहां है और चूहा यहां है, तो क्या इस चूहे की इमेज इस मिरर में नहीं बनेगी? बनेगी। तो इस मिरर में बनेगी, तो इसको आगे बढ़ाओ बेटा। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को क्या आप समझे? मैं कह रहा हूं इमेज यहां है, लेकिन क्या इसकी इस मिरर में इमेज नहीं बनेगी? बनेगी। चूहा यहां मानो और मिरर यहां मानो, तो क्या इस चूहे की इमेज इस मिरर में नहीं बनेगी? बनेगी। जितनी डिस्टेंस पर होगी उतनी डिस्टेंस पर बनेगी। तो जितनी डिस्टेंस पे होगी, हमने इस डिस्टेंस को ये लिया और इस डिस्टेंस को ये लिया, जितनी डिस्टेंस पे होगी उतनी डिस्टेंस पे बनेगी, तो I3। अच्छा, क्या एक क्वेश्चन और हुआ कि क्या इस इमेज की इस मिरर में नहीं बनेगी इमेज? ये यदि ऑब्जेक्ट है, ये चूहा है और ये वाला मिरर है, तो क्या इसकी इसमें इमेज नहीं बनेगी? बनेगी। तो जितनी डिस्टेंस पर है चूहे का चूहा उतनी डिस्टेंस पे बनता है। लेकिन ये जो चौथी इमेज बनने जा रही थी इसकी, वो इसी जगह पे कंसाइड कर जाती है। इसीलिए इमेज कितनी बन गई बेटा? I1 पहले मिरर में, I2 दूसरे मिरर में, I2 का इस मिरर में यहां I3 और I1 का इस मिरर में भी यहीं। तो लास्ट इमेज इसमें कॉन्साइड कर जाती है, इसीलिए 4 की बजाय 3 इमेज रह जाती है। तो मेरी बात समझें, और यदि जब हम इसको मिलाएंगे तो ये एक सर्किल पर बनेगा। जब हम इसको मिलाएंगे तो दिस बिकम्स ऑन ए सर्किल। ठीक है, जैसे हम इसको मिलाने के लिए जाएंगे बेटा, तो ये एक सर्किल पर बनता है। ये कैसे बनता है? ये जो इमेज है ये एक सर्किल पर बनता है। ठीक है ना? तो ये हमने आपको बता दिया कि दिस इमेज इज फॉर्म्ड एट सर्किल। ओके, तो प्लेन मिरर की जो इमेज बनती है वो सर्किल पर बनती है। ये बात भी यहां पे क्लियर हुई कि जो प्लेन मिरर अपनी इमेज बनाता है बेटा, उसका लोकस कैसा होता है? लोकस ऑफ इमेज ऑफ प्लेन मिरर, लोकस ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो भी इमेज बनाता है, प्लेन मिरर जो भी इमेज बनाता है, वो क्या होता है? ऑन ए सर्किल, वो एक सर्किल पर होता है। इज ए सर्किल, लोकस ऑफ इमेज ऑफ प्लेन मिरर इज ए सर्किल, वो एक सर्किल पे होता है। तो लोकस क्या होता है ये समझें। यस, मैं समझा रहा हूं बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय लोकस? यस, एक बार मैं फिर समझा रहा हूं बेटा। प्रियांशु, पूजा, असीम, एक बार जरा फिर से समझेंगे आप। ठीक है, मेरी बात समझें, ध्यान दो। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा ये तो तय हो गया था बेटा फॉर्मूले से कि नंबर ऑफ इमेज जो है वो 3 होगी। ये बात तो क्लियर हो गई थी कि जो नंबर ऑफ इमेज होगी वो क्या होगी? 3 होगी। ये बात हमारी क्लियर हो गई थी। ठीक है, अब जरा यहां ध्यान दें, ये है ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये ध्यान दोगे जरा बात पर, ये बात समझना। तो जितनी डिस्टेंस पे है उतनी डिस्टेंस पे I2, जितनी डिस्टेंस पे उतनी डिस्टेंस पे। अच्छा, इस I1 की इस मिरर में इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? ऑब्जेक्ट तो यहां है और मिरर यहां है, लेकिन बनता है सेम डिस्टेंस पर। तुम्हें पता है कि चूहा कहीं भी हो, मिरर में उसकी इमेज उतनी डिस्टेंस पर बनती है। तो इसकी बनेगी जितनी डिस्टेंस पे है उतनी डिस्टेंस पे बनेगी। अच्छा, ऑब्जेक्ट जब यहां है तो इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर में इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। तो जितनी डिस्टेंस पे है उतनी पे बनेगी। मतलब इसका इस मिरर में और इसका इस मिरर में जो इमेज बनेगा वो कंसाइड कर जाता है। वो क्या कर जाता है? कॉन्साइड कर जाता है। तो कंसाइड करता है, तो इसलिए 4 के बजाय कितनी इमेज बन जाती है? 3। और इमेज को मिलाने वाले पॉइंट, इमेज के सभी पॉइंट को यदि मिलाया जाए तो एक सर्किल बनता है। क्या बनता है? एक सर्किल। तो यह बात मैं बहुत इंपॉर्टेंटली कह रहा हूं कि प्लेन मिरर द्वारा बनने वाला जो इमेज है वो पूरा एक सर्किल पर बनता है। प्लेन मिरर द्वारा बनने वाला जो इमेज है वो हमेशा किस पर बनता है? एक सर्किल पे बनता है। एक और अच्छा क्वेश्चन समझाता हूं इसी के लिए, एक और बेहतर क्वेश्चन आपको एग्जांपल में समझा रहा हूं मैं, जरा समझेंगे। वन मोर एग्जांपल, जरा समझें एक बार।
एक एग्जाम्पल से बेटा और समझा देता हूं, बहुत समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल एक और समझा देते हैं, जरा ध्यान देना। एक बार मैं एग्जाम्पल फिर समझा रहा हूं, थोड़ा समझो। मैंने कहा ये एक मिरर है, आप मेरी बात समझते रहें। तो सर इमेज 3 किस मिरर पे होगा? मिरर पे नहीं होगा बेटा, इमेज 3 इसका इस मिरर में और इसका इस मिरर में, इमेज का इमेज बन रहा है, ठीक है। दो इमेज बनते हैं लेकिन वो कंसाइड कर रहा है। एक बार मैं और एक बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, जरा समझ लो। मैं कह रहा हूं यहां पे ये एक मिरर है, ये एक मिरर है और ये एक मिरर है। ये दो मिरर हैं और दोनों 30 डिग्री के एंगल पे हैं। ये वाला मिरर M1 है, ये वाला मिरर M2 है, और जो ऑब्जेक्ट है ये टोटल 30 डिग्री पे है, और जो ऑब्जेक्ट है वो 10 डिग्री पर यहां पे है। मतलब ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस नहीं है। मेरा क्वेश्चन समझना एक बार, क्या है क्वेश्चन? ये दो मिरर हैं M1 और M2 और दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। मेरी बात समझना एक बार पूरा। दो मिरर है M1 और M2 और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ठीक है। क्लियर है बात? दो मिरर है M1 और M2 और दोनों के बीच का जो मिरर है दैट इज द 30 डिग्री, ओके। अच्छा, और जो ऑब्जेक्ट है वो एक मिरर से, M2 वाले मिरर से, चलो मैं M1 इधर कर देता हूं और M2 इधर कर देता हूं। M1 वाले मिरर से 10 डिग्री पर जो लाइन है वहां पे ये ऑब्जेक्ट है। नंबर ऑफ इमेज क्या होगी वो बताओ। तो वो तो चलो मैं यहां पे बताता हूं, यहां पे बताता हूं नंबर ऑफ इमेज। n बराबर होता है 360 बाय थीटा, थीटा है 30 डिग्री, तो n फॉर्मूले से हो गया 12, और n जब इवन हो तो नंबर ऑफ इमेज होता है n-1, पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता। n जब नहीं बेटा, n जब इवन हो, n जब काजल n जब इवन हो तो बात आप समझ रहे हो कि वो पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, और नंबर ऑफ इमेज होता है n-1, तो नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा 12-1, 11 इमेज बनेगी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब मैं जानना चाहता हूं कि बनेगी कहां, ठीक है, कैसे बनेगी 11 इमेज, वो मैं जानना चाहता हूं। ये बात क्लियर हो गई? n इज इक्वल टू 11, गुड, n इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अब ये कहां बनेगा, मैं इसको देखना चाहता हूं, ठीक है। गुड, गुड ऑल। तो अब बात समझो, बनेगा एक सर्किल पर, यह बात तो तय हो गया, बनेगा एक सर्किल पर। ड्रॉ ए सर्किल विथ दिस एज ए सेंटर ओ, ड्रॉ ए सर्किल विथ दिस एज सेंटर ओ। एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, बनेगा तो सेंटर पर, बनेगा टोटल 11 और बनेगा सर्किल पर। यह भी तय हो गया कि सर्किल पर बनेगा। तो ड्रॉ ए सर्किल, अच्छा देखो ये वाला एंगल कितना है बेटा, यहां से 10 डिग्री, तो यहां पे 10 डिग्री पर यह बनेगा इमेज 1, 10 डिग्री पर यह बन जाएगा इमेज 1। ये मेरी बात आप समझे? ये 10 डिग्री पर क्या बनेगा, इमेज 1, क्योंकि यहां से कितने डिग्री है, 10 डिग्री, तो उतने डिग्री पर बनेगा ये इमेज 1। मेरी बात समझते रहना। ये वाला यहां से यहां तक कितने डिग्री है, 20 डिग्री, तो 20 डिग्री पर यहां आ जाएगा 20 डिग्री, और 20 डिग्री पर बनेगा इमेज 1 डैश। इमेज 1 डैश मतलब पहली इमेज दूसरे मिरर से, अरे पहली इमेज पहले मिरर से और पहली इमेज दूसरे मिरर से। ये बात आप समझ गए? बात समझना, ये वाला कितना है बेटा, यहां से 10 डिग्री, तो जितने एंगल पर ऑब्जेक्ट है उतने एंगल पर इमेज बनेगा। तो पहला 10 डिग्री, इससे मिरर से कितना है 20 डिग्री, अरे टोटल 30, ये 10, तो ये 20, तो इधर 20, तो इमेज कहां बनेगा 20 डिग्री पर। अब बात समझना, इस इमेज का
अब ये इमेज ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, किसके लिए? इस मिरर के लिए। इस मिरर के अभी भी सामने है ना ये, अरे ये मिरर ऐसे है बेटा, तुम समझो बात, ये मिरर ऐसे है और ये वाला हिस्सा है और यहां पे है, तो अभी भी इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, जबकि इस मिरर के लिए नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिल्वर्ड के पीछे आ गया है, तो सिल्वर्ड के पीछे आ गया उसके लिए तो इमेज है, लेकिन ये अभी इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो मेरी बात समझना, मेरी बात समझना, ये वाला यहां से यहां तक 10 और ये वाला यहां से यहां तक 30, तो टोटल हुआ 40, तो इमेज बनेगी अब बेटा 40 डिग्री पर और ये बनेगा I2 डैश 40 पर। क्यों? अब देखो इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है? 30 और 10, तो 30 और 10 कितना हो गया? 40 डिग्री। सर्किल पे ही क्यों बनता है? प्लेन मिरर द्वारा बनने वाला इमेज हमेशा उसका लोकस एक सर्किल है बेटा, और हम उसको जब क्या लिए थे, हमने जब उसको राइट एंगल लिया था 90 डिग्री, तो सर्किल बना था और ये एक तरीके से प्रूफ भी था मेरा। कैसे प्रूफ था जरा समझना, कि यदि मैं इस डिस्टेंस को r मानता तो ये डिस्टेंस भी r होती, ये डिस्टेंस भी r और ये डिस्टेंस भी r, तो जब किसी फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस वाले पॉइंट का लोकस एक सर्किल होता है। मैं क्या कह रहा हूं, बात समझ रहे हो? यदि मैं ये डिस्टेंस देखता r, तो फिक्स पॉइंट से ये डिस्टेंस भी r होता, फिक्स पॉइंट से ये डिस्टेंस भी r होता और फिक्स पॉइंट से ये डिस्टेंस भी r होता। तो किसी फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर पॉइंट का लोकस एक सर्किल होता है, इसीलिए हमेशा ये सर्किल बनाएगा। दिव्या ये कहती है सर इमेज तो 12 होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली नहीं रखा। तो मैंने आपको बताया था कि यदि एक n इवन नंबर हो, n यदि इवन नंबर हो तो चाहे सिमेट्रिकली रखा हो चाहे नॉन सिमेट्रिकली, नंबर ऑफ इमेज n-1 बनता है। ठीक है, n इवन हो तो। अब यहां पे आ जाओ जरा एक बार, अब एक बार यहां पे आ जाओ, मैं दोबारा समझा रहा हूं, बात समझना एक बार जरा, एक बार फोकस करो बेटे इस बात पर, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। ये है ऑब्जेक्ट, तो 10 डिग्री पर ये ऑब्जेक्ट है तो 10 डिग्री पर इमेज बनेगा I1। ठीक है, ये 20 डिग्री पर है तो ये 20 डिग्री पर बनेगा I1 डैश, पहली इमेज दूसरे मिरर से। ठीक, दूसरी बात, अब ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा इस मिरर के लिए, तो 30 और 10 40, तो जितने एंगल पर है उतने एंगल पर बनेगा 40। अच्छा, ये अब ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा इसके लिए, तो 20 और 30 50, तो 50 डिग्री पर बनेगा कौन? I2। तो इमेज कैसे बनेगा जरा समझना, ये इमेज फ्रॉम M1 बता रहा हूं मैं यहां, मैं क्या बता रहा हूं समझना, इमेज फ्रॉम M1, और इधर बता रहा हूं इमेज फ्रॉम M2, इधर बताया इमेज फ्रॉम M1। ओके, ध्यान दें, इमेज फ्रॉम M2, इधर मैं बता रहा हूं इमेज फ्रॉम M2, इमेज फ्रॉम M1, इमेज फ्रॉम M2। M1 एंगल देखो, एंगल बोलो पहला M1 से कितने डिग्री पर? 10 डिग्री पर। अच्छा, M2 से कितने डिग्री पर? 20 डिग्री पर। दूसरा इमेज बोलो, M1 से 50 डिग्री पर, M2 से कितने डिग्री पर? 40 डिग्री पर। तो देखो इधर 30 बढ़ गया, इधर 30 बढ़ गया, और एंगल भी 30 था, तो 30-30 बढ़ाते रहो, इधर 80 पर, इधर 70 पर, इधर 100 पर, इधर 110 पर, इधर 140 पर, इधर 130 पर, इधर 160 पर, इधर 170 पर, इधर 200 पर, इधर 190 पर। तो 180 से आगे नहीं बनती इमेज, 180 से आगे इमेज नहीं बनती, तो रोक दो। 180 से आगे इमेज नहीं बनती है इसलिए रोक दो, और 180 से आगे इमेज क्यों नहीं बनती इसकी बात हम लोग करेंगे। तो मेरी बात समझना क्या कह रहा हूं मैं, पहले से क्या है 10 डिग्री पर और दूसरे से 20, फिर पहले से 40, नहीं पहले से 50, दूसरे से 40, तो पहले में 30 डिग्री, दूसरे में 30 डिग्री, फिर 30, फिर 30। तो M1 से जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? 10, 50, 70, 110, 130, 170, 20, 40, 80, 100, 140 ऐसे बनेगी।
अब जरा मेरी बात को गौर से समझना, अब मेरी बात को एक बार गौर से समझना। क्या हुआ, इमेज तो बन गई 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, इमेज जो टोटल बन गई बेटे वो 12 बन गई, ठीक है। लेकिन अब मेरी बात को जरा गौर से समझना तुम लोग, ये मिरर को आगे बढ़ाओ, ये मिरर को आगे बढ़ाओ तुम, और ये वाला मिरर भी आगे बढ़ाओ, ठीक है। ये मिरर भी आगे बढ़ाओ और ये वाला भी मिरर आगे बढ़ाओ, ठीक है। आप बात समझना भाई, ये वाला जो मिरर है ये वाला आगे बढ़ाओ और ये वाला मिरर बेटे आगे बढ़ाओ। थैंक यू विनय, थैंक यू काजल, इधर ध्यान दो बेटा, लेकिन अब ध्यान दो, समझो। ये वाला जो मिरर है इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, ये वाला मिरर मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब मेरी बात समझना जरा, मैंने कहा 180 के आगे इमेज नहीं बनती, क्यों नहीं बनती जरा बात समझ लेना। 180 के आगे नहीं बनती है, जरा बात समझना, क्योंकि जब ये प्लेन मिरर ऐसे है, जरा इसको मिटा देता हूं, जरा इसको मिटा देता हूं, जरा बात समझना। मैं क्या कह रहा हूं बात समझो। मैं कह रहा हूं जब ये प्लेन मिरर बेटा इस तरीके से है तो किसी ऑब्जेक्ट की इमेज यहां से चलते चलते यहां तक आ सकती है, ठीक है। यस ठीक है संगीता, अभी रिपीट कर देंगे बेटा, एक बार जरा समझ लो, ध्यान दो। मैं कह रहा हूं इमेज कहां तक आ सकती है, यहां तक आ सकती है बेटा। इमेज मान लो ये मिरर है, मान लो ये मिरर है बेटा M2, तो इसकी इमेज जो है, इसकी इमेज जो है M2 की, M2 से जब इमेज बनेगा बेटा तो इमेज सिर्फ यहां तक आ सकती है। क्यों? क्योंकि मिरर के आगे थोड़ी इमेज आ जाएगी। M2 से बनने वाली इमेज यहां से चलते हुए यहां तक आ सकती है, आगे नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मिरर के आगे कभी इमेज देखा है आपने? मेरी बात समझो, मान लो ये प्लेन मिरर है और मेरा चेहरा यहां है, तो क्या प्लेन मिरर के आगे कभी इमेज आ सकती है? नहीं आ सकती। तो मेरी बात समझना, M2 से बनने वाली इमेज चलते चलते सिर्फ यहीं तक जा सकती है। M2 की इमेज इस लाइन को पार नहीं कर सकती, और M1 से बनने वाली इमेज यहां से आते आते इस लाइन को पार नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने कहा कि 180 से ज्यादा पर इमेज नहीं जा सकती, इसीलिए 180 को हमने क्लोज कर दिया। क्यों क्लोज कर दिया 180 को? बात समझ रहे हैं? M2 से बनने वाला इमेज M2 के आगे नहीं आ सकता, ठीक है, ये बात आप समझें। अब एक बार मैं थोड़ा रिपीट करूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा ये समझ लो। यस अरम, रिपीट करेंगे बेटा, जरा सा बात समझ लो एक बार, बात समझे एक बार। मैं क्या कह रहा हूं देखो, एक बात समझ, इस M1 से जो इमेज बनी है वो 170 डिग्री पे है। M1 यहां है और M1 से 180 से 10 डिग्री कम, 10 डिग्री कम ये यहां पे बनी है। कौन? M1 से बनने वाली इमेज I6, M1 की छठी इमेज 1 2 3 4 5 6, M1 की छठी इमेज M1 के 180 डिग्री से 10 डिग्री कम है I6, और M2 की छठी इमेज 1 2 3 4 5 6 160 डिग्री M2 से, M2 यहां पे है, M2 के 180 से 20 डिग्री कम है, और ये इधर वाला 10 और इधर वाला 20, ये वाला 30 है बेटा, तो ये वाला भी 30। तुम देख रहे हो कि I6 और I6 डैश ये एक ही जगह आ गए हैं। जो I6 है बेटा और I6 डैश है, जो छठी इमेज है, ये कोइंसाइड कर गई है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि कंसाइड होती है? हमें कैसे पता चलेगा कि कंसाइड होती है? तो एक बहुत बेसिक बता रहा हूं मैं, एंगल फ्रॉम M1, एंगल फ्रॉम M1 प्लस एंगल फ्रॉम M2 प्लस एंगल बिटवीन M1 M2, एंगल बिटवीन M1 M2 बराबर 360 हो जाए, देन लास्ट इमेज कंसाइड, देन लास्ट इमेज कॉन्साइड। तो ऐसे में जो लास्ट इमेज है वो कंसाइड कर जाती है। मैं कह रहा हूं एंगल फ्रॉम M1, एंगल फ्रॉम M1 प्लस एंगल फ्रॉम M2 प्लस एंगल बिटवीन M1 M2 360 हो जाए तो लास्ट इमेज कंसाइड कर जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई।
M1 का आखिरी कौन है 170, M2 का आखिरी कौन है 160, M1 M2 के बीच एंगल क्या है 30, और ये तीनों मिलके देखो 360 हो जाती है। तो मैं कह दूंगा यहां एंगल फ्रॉम M1 प्लस एंगल फ्रॉम M2 प्लस 30 बराबर 360। सो लास्ट इमेज कंसाइड, लास्ट इमेज कॉन्साइड, और नंबर ऑफ इमेज 11, बनने थे 12 और बनेंगे 11। मेरी बात समझ रहे हो? मैंने क्या कहा है जरा वो बात समझना, मैंने क्या कहा है वो समझना। एंगल फ्रॉम M1, लास्ट एंगल फ्रॉम M1 प्लस एंगल फ्रॉम M2 प्लस एंगल फ्रॉम M1 M2, एंगल बिटवीन M1 M2, यदि तीनों मिलके 360 हो जाए तो अंतिम इमेज कंसाइड कर जाएगी। और ऐसे में ये अंतिम इमेज कंसाइड करेगी, मतलब दो इमेज नहीं होके एक ही इमेज बनेगी। तो कितने हो गए? ये हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10, और अंतिम इमेज यहीं पे कंसाइड करेगी, I6 और I6 डैश कंसाइड करेगी, तो ये हो जाएगा। ठीक है सर, वो तो 180 क्रॉस कर रहा है ना? नहीं काजल, जरा बात समझना। देखो M1 की जो इमेज है बेटा, M1 की इमेज M1 के पीछे सिल्वर्ड बनेगी, M1 की इमेज यहीं तक बन सकती है, और M2 की इमेज जो है बेटा, M2 की इमेज M2 के पीछे 180 से पहले बनेगी। मेरी बात समझ रहे हो? M2 की इमेज M2 के पीछे 180 तक, तो M2 यहां 180 है बेटा, इससे पहले ही बनेगी M2 की इमेज, और M1 की इमेज इस 180 से पहले ही बनेगी। समझ रहे हो बात? यस। एक क्राइटेरिया क्या दिया है, कॉन्साइड कैसे हुआ, एक क्राइटेरिया दे दिया बेटा, हाउ टू चेक कॉन्साइड, ये जरा समझ लेना। एंगल फ्रॉम M1, एंगल फ्रॉम M2, एंगल बिटवीन M1 M2, यदि 360 हो जाए तो अंतिम कॉन्साइड करेगी, और यदि 360 नहीं हो तो कॉन्साइड नहीं करेगी। क्लियर है बात? ठीक है, एक बार समझ लिया तुमने कैसे हुआ है, एक और एग्जांपल में मैं तुम्हें अभी ये बात समझाऊंगा। ठीक है, ये बात आप समझे हो बेटा कि ये वाला 10 डिग्री पर तो इधर 10, ये वाला 20 तो इधर 20, अब ये 10 वाला इसमें कितना बनेगा, तो 30 और 10 40, तो इधर 40, 20 वाला 20 और 30 50, तो 50, अब ये वाला 50 और 30 80, ये वाला 40 30 70, ऐसे। ठीक है, आगे ध्यान दें। मैंने लास्ट में कहा था कि इंटीजर नहीं हो तो अपने आंसर को चेक करना, तो ऐसे ही चेक करना होता है। इंटीजर नहीं हो तो अपने आंसर को चेक करना, ये बात मैंने आपको कही थी। ठीक है, इंटीजर नहीं हो तो अपने आंसर को चेक करना होता है बेटा। ठीक है, तो इंटीजर नहीं हो तो अपने आंसर को आप चेक करेंगे। जरा ध्यान देंगे एक बार, मैंने कहा था थीटा बराबर 80 डिग्री, तो फाइंड द नंबर ऑफ इमेज। मैंने ये आपको बताया था कि यदि थीटा 80 हो तो फाइंड द नंबर ऑफ इमेज। तो मैंने देखो ये क्या किया, मैंने 2 मिरर ले लिया 80 डिग्री पर, मैंने 2 मिरर ले लिया 80 डिग्री पर, ये रहा मिरर M1, ये रहा मिरर M2, और मैंने M1 से 30 डिग्री पर ये ऑब्जेक्ट रख दिया। समझ गए दिव्या? गुड। यहां ध्यान दें बेटा एक बार, मैं एक एग्जांपल कह रहा हूं बेटा। ओके, मैं कह रहा हूं थीटा बराबर 80 डिग्री जब था तो मैंने कहा था कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर हो तो उस चीज को समझने की जरूरत है। तो मेरी इस बात को समझना, मैं कह रहा हूं थीटा 80 डिग्री है और ऑब्जेक्ट को पहले से 30 डिग्री पर अनसिमेट्रिक रख दिया गया है, अनसिमेट्रिक रख दिया गया है ऑब्जेक्ट को पहले से 30 डिग्री पे। तो इधर क्या लिखता हूं, इमेज फ्रॉम M1, इधर क्या लिखता हूं, इमेज फ्रॉम M2। अच्छा, M1 की इमेज 30 तो 30, तो इधर 30, M2 की इमेज 50 तो 50 50। अब 80 ऐड कर करके करो, 80 ऐड करो, 110 130 210 190, ये तो बन नहीं सकता क्योंकि 180 के आगे तो इमेज बनती नहीं, हटाओ। तो नंबर ऑफ इमेज 4। अरे नंबर ऑफ इमेज क्या हुए, 4। अब चेक कर लो, अब चेक कर लो, एंगल फ्रॉम M1, एंगल फ्रॉम M1, प्लीज चेक, एंगल फ्रॉम M1, एंगल फ्रॉम M2 प्लस एंगल बिटवीन M1 M2,
इज इक्वल टू 360 हो जाए तो कंसाइड, और नहीं हो तो कंसाइड नहीं करेंगे। तो एंगल फ्रॉम M1 130, एंगल फ्रॉम M2 110, एंगल बिटवीन M1 M2 80, तो कितना हो जाएगा ये बोलो? 320। ये 360 नहीं है, नो कॉन्साइड, कॉन्साइड नहीं करेंगे लास्ट इमेज। तो कितनी इमेज बनेगी? नंबर ऑफ इमेज 4। कितनी इमेज बनेगी? नंबर ऑफ इमेज 4। तो इस तरीके से यदि हम इमेज निकालेंगे तो हम आराम से कह सकते हैं कॉन्साइड नहीं करेगी, नंबर ऑफ इमेज 4 बनेगी। और यह बात हमने पीछे बताई भी थी बेटा कि नंबर ऑफ इमेज 4 बनती है कैसे। मैंने बोला था n निकालो 360 बाय थीटा, 360 बाय 80 4.5, और नंबर ऑफ इमेज होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर n, ग्रेटेस्ट इंटीजर n 4। लेकिन मैंने यह भी कहा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले में इस मेथड से चेक कर लेना यदि पोजीशन दी हुई हो तो, यदि पोजीशन दी हुई हो तो इस मेथड से चेक कर लेना। यह बात मैंने आपको कही थी। ओके, ठीक है, ध्यान देंगे जरा। अब ध्यान देंगे जरा बात पर। मैं एक एग्जांपल और समझा रहा हूं यहां पे आपके लिए। वन मोर एग्जांपल हियर। टू प्लेन मिरर आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, दो प्लेन मिरर पैरेलल टू ईच अदर हैं। बात समझना, ये दो प्लेन मिरर हैं, ये दो प्लेन मिरर हैं और ये बेटा पैरेलल टू ईच अदर हैं। तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगी? अच्छा, यहां पे इन मिरर के बीच की डिस्टेंस d है और ऑब्जेक्ट जो है वो पहले से OBJ, पहले से A की डिस्टेंस पे और दूसरे से B की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ये M1 है, ये M2 है। तो दो चीजें बतानी है, एक तो बतानी है नंबर ऑफ इमेज और एक बतानी है डिस्टेंस बिटवीन nth इमेज। एक बतानी है डिस्टेंस बिटवीन nth इमेज, एनमी इमेज के बीच की डिस्टेंस बतानी है। यस, इन्फिनिटी। थैंक यू गौरव, ध्यान दें अब थोड़ा। मैं क्या कह रहा हूं बात समझना। मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ इमेज, रे ऑप्टिक्स जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है, और ऑप्टिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 11th और 12th का सबसे बढ़िया टॉपिक है ये, ठीक है। तो इसे हमें अच्छा करना ही होगा, ये आप बात समझें, ठीक है। 11th और 12th का सबसे बढ़िया टॉपिक है ये समझाने में। 11th और टॉपिक में यदि 11th और 12th में यदि ऑप्टिक्स आपकी समझ में आई हुई है, मतलब और चीजों पर फिजिक्स आप अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दें। तो नंबर ऑफ इमेज, दो चीजें बतानी है बेटा। यस, ऑल गुड, आयुर, शुभम, आकांक्षा, प्रियांशु, ऑल गुड। और यस, जरा ध्यान देंगे एक बार। नंबर ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस बिटवीन nth इमेज बतानी है। जो हमें बताना है वो क्या बतानी है, बात समझो। नंबर ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस बिटवीन nth इमेज, नंबर ऑफ इमेज बतानी है और डिस्टेंस बिटवीन nth इमेज बतानी है, ठीक है। तो ध्यान देंगे जरा आप। नंबर ऑफ इमेज तो इनफाइनाइट हो गया, ये बात हम समझ चुके हैं। नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट हो गया, ये बात हम समझ चुके हैं। क्योंकि नंबर ऑफ इमेज क्या होता है, पहले n निकालो, 360 बाय 0, n हो गया इनफाइनाइट। तो ये तो तय हुआ बेटा कि दो प्लेन मिरर यदि पैरेलली रखे हो तो नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट बनती हैं। नंबर ऑफ इमेज जो है वो इनफाइनाइट बनती है, ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस बिटवीन nth इमेज, मतलब दोनों तरफ पहली इमेज के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, दोनों तरफ दूसरी इमेज के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, दोनों तरफ तीसरे इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो मेरी बात पर जरा आप ध्यान देंगे। देखो बेटा, ये A है, तो पहली इमेज I1, पहली इमेज ये कितने डिस्टेंस पे बनेगी बेटा, A डिस्टेंस पर बनेगी। ये यहां से यहां तक A है, ये यहां से यहां तक A है, तो जितने डिस्टेंस पर ये है उतनी डिस्टेंस पर बनेगी पहली। तो पहली इमेज फ्रॉम M1 I1,
और इसकी पहली कहां बनेगी I1 डैश, तो B डिस्टेंस पर बनेगी I1 डैश। दोनों तरफ पहली पहली इमेज बन गई, ये दोनों तरफ। ये क्या है I1 इमेज फ्रॉम फर्स्ट इमेज फ्रॉम M1, I1 डैश क्या है फर्स्ट इमेज फ्रॉम M2, ठीक है। तो दोनों तरफ पहली पहली इमेज बनी और मैं कहता हूं डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट इमेजेज, यदि मैं कहूं कि डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट इमेजेस, यदि हम बात करें बेटा डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट इमेजेस, तो क्या हो गया पहली इमेज और पहली इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई ए 2a b और b। तो पहली इमेज के बीच की डिस्टेंस हो गई 2a प्लस 2b, 2a प्लस b बराबर 2d, क्योंकि a प्लस b दोनों मिलाकर के किसके बराबर होगा d। यस गुड दिव्या, बात समझो। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट इमेजेज, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट इमेजेस, ये हुआ I1 डैश, I1 डैश a 2a b 2b, तो 2a प्लस 2b। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट इमेजेस 2a प्लस 2b, तो दिस वन इज 2a प्लस b, और a प्लस b किसके इक्वल है बेटा d के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 2d, ठीक है ओके। अच्छा यहां ध्यान दें डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड इमेजेस, अभी मैं बात कह रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड इमेजेस, दूसरे इमेजेस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। सेकेंड इमेजेस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी ये बात कर रहे हैं हम लोग, जरा बात समझना। तो अब इसकी इमेज बनेगी इसमें, अब ये जो है बेटा ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा इसके लिए, तो ये हो गया a प्लस 2b, तो a से 2b पीछे बनेगी, a से 2b पीछे बनेगी I2। कैसे हुई जरा समझना, ये वाला अब ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसके लिए, जिस मिरर के आगे रखा है इसके तो पीछे रखा है, ये हिस्सा इसका क्या है सिल्वर्ड है, तो इसके आगे रखा है, तो यहां से क्या हुआ a और ये 2b, तो जितना आगे है ये उतना पीछे बनेगा, तो a प्लस 2b, तो इससे 2b पीछे बनेगी दूसरी इमेज। अच्छा ये वाला ऑब्जेक्ट का काम करेगा इसके लिए, ये वाला ऑब्जेक्ट का काम करेगा इसके लिए, तो ये वाला हुआ a और a 2a प्लस b, तो यहां से यहां तक कितना हो गया बेटा b प्लस 2a, यहां से यहां तक कितना हो गया टोटल b प्लस 2a, और ये हो गया b, और इधर की तरफ जब हम 2a ले जाएंगे तो 2a आगे बढ़ के यहां पे बनेगा बेटा I2 डैश। तो कितना हो जाएगा ये सेकंड, यहां से यहां तक 2a प्लस 2b था, इधर 2b बढ़ गया, इधर 2a बढ़ गया, तो ये हो गया 4a प्लस 4b, 4a प्लस b बराबर 4d, नहीं 4d बेटा नॉट 3d, एक बार जरा बात समझना, नॉट 3d, मेरी बात समझना, 4d नॉट 3d, जरा बात समझना एक बार। ये बना ऑब्जेक्ट इसके लिए, और टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना a प्लस 2b, तो a तो पीछे कितना खिसक गया a प्लस 2b, 2b पीछे खिसक गया, ये समझ रहे हो बात, ये पीछे खिसक गया 2b, और ये जब ऑब्जेक्ट की काम करेगा इसके लिए, तो यहां से यहां तक कितना है 2a प्लस b, तो b से कितना पीछे खा जाएगा, देखो 2a प्लस b, तो b प्लस 2a, तो इधर खिसका 2b और इधर खिसका 2a, ये दोनों था 2a प्लस 2b, पहली इमेज के बीच में था 2a प्लस 2b, तो दूसरी इमेज के बीच में क्या हो जाएगा 4a प्लस 4b, 4d हो जाएगा, यस 4d। तो मेरी बात समझना, सो डिस्टेंस बिटवीन nth इमेज क्या हो जाएगी बोलो, डिस्टेंस बिटवीन nth इमेजेस, डिस्टेंस बिटवीन nth इमेजेस क्या हो जाएगी बोलो 2nd, डिस्टेंस बिटवीन nth इमेजेस क्या हो जाएगी बोलो 2nd हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन nth इमेज। ये बात आप समझे, पहली इमेज के बीच में 2d, दूसरी इमेज के बीच में 4d, तो एनमी इमेज के बीच में 2nd। डिस्टेंस बिटवीन इमेज डज नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डज नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, एनिमी इमेज के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2nd, यस गुड।
एनमी कहता है डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और ये हो जाएगा 2ND। तो मैंने आपको 4 प्रॉपर्टी बता दी और अगले लेक्चर में प्लेन मिरर कंप्लीट कर देंगे। लेक्चर 3 इमेज फ्रॉम, थोड़ा डेप्थ मेंटेन्ड है। आज मैं आपको लेक्चर 2 अभी भेज दूंगा, हो सकता है लेक्चर 3 भी लिख के भेज दूं, तो लेक्चर 2 भेज दूंगा। लेक्चर 3 के साथ वर्कशीट 1 जाएगा। और व्हाट इज द वर्कशीट? आप ऑप्टिक्स को बेहतर सीखें। आप ये मान लें कि हमें इस लॉकडाउन में, इस टाइम में, हमारा जो टाइम जा रहा है 12th के लिए, इस समय हम ऑप्टिक्स को बहुत बढ़िया सीख लें, ठीक है, और कम से कम ऑप्टिक्स को अपना स्ट्रांग कर लें। ओके बेटा, तो आपको मैं लेक्चर नोट्स 2 प्रोवाइड करूंगा आज, आप लिख लें। और जब आप प्लेन मिरर पूरा लिख लें तो आप फर्स्ट पेज और लास्ट पेज की फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप पर भेज दें विथ योर नेम, ठीक है। मुझे पता चल जाएगा यू ऑल आर डूइंग ए गुड जॉब, आप अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। सभी बच्चे नोट्स बना रहे हैं। और वैसे ही आप वर्कशीट जैसे ही मिलेगा आपको, अगले लेक्चर में प्लेन मिरर खत्म हो जाएगा और आपको एक वर्कशीट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वर्कशीट जैसे ही मिलेगा बेटा, प्लीज सॉल्व दैट। वर्कशीट में कलेक्शन ऑफ गुड क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन ही वर्कशीट में दूंगा, लेकिन वो प्लेन मिरर को पूरा समझने के लिए काफी होगा, ठीक है बेटा। और फिर फाइनल वर्कशीट हम देंगे पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद। हर टॉपिक के बाद एक वर्कशीट देंगे और फिर एक फाइनल वर्कशीट भी देंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू ऑल।